आप सभी का एक बार पुनः एबी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और हार्दिक आभार है। आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तथा ये है कि हम इस सामाजिक विषय के कक्षा 10वीं के आज भाग नंबर 13 में जो शेष बचे प्रश्नों के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आपका आशीर्वाद है। मैं ये आशा रखता हूँ कि इस प्रकार का आशीर्वाद मेरे साथ आपका हमेशा बना रहे। तो अब अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को व्यक्त करने वाली जनांकीय की विशेषता को बताइए। तो देश के जनांकीय कारक भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़े हुए को दर्शाते हैं। देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है तथा वृद्धि दर भी बहुत ही अधिक है। देश में जन्म दर काफ़ी ऊंची है। इसके अलावा देश में मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का स्तर भी काफ़ी ऊंचा है। तो ये अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को व्यक्त करने वाले जनांकीय है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से उनके बारे में पूछा गया है। अथवा कृषि या सहायक क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र ही प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जिसका उपयोग हम प्रकृति से मिलने वाले पदार्थों का सीधा ही अपने उपयोग में ले रहे हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। ये ध्यान रखना। प्राथमिक क्षेत्र मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था का घोतक है। यानी कि पहली अवस्था का हो या प्रारंभिक अवस्था का हो या शुरुआती अवस्था का हो, एक ही बात है। इससे उन विधियों को शामिल किया जाता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लेकर उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां होती है, जैसे कपास की खेती करना। ये एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे में वृद्धि करने के लिए मुख्यतः प्राकृतिक कारकों तथा वर्षा, सूर्य के प्रकाश, जलवायु पर निर्भर करना पड़ता है। इसी प्रकार डेयरी, खनन आदि भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। इसी कारण इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं उनके सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति से उत्पन्न होने वाली कोई 4 हानियां। मुद्रास्फीति का मतलब होता है जो मुद्रा होती है उसका मूल्य घट जाता है, जिसे मुद्रा अवमूल्यन भी कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति के कारण व्यक्ति को वस्तु एवं सेवाओं के लिए पहले से अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है। यानी कि मुद्रास्फीति का मतलब है कि जो पैसा होता है उसका मूल्य गिर जाता है। तो इस कारण व्यक्ति को कोई भी सेवा या वस्तु लेनी होती है तो उससे पहले से अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है। दूसरा है, मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा के मूल्यों में तेजी से गिरावट आती है। तीसरा है, मुद्रास्फीति के कारण निश्चित वेतन व मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्ग को हानि अधिक होती है तथा मुद्रास्फीति के कारण बचतकर्ता की जो बचत होती है उसका मूल्य भी गिर जाता है। तो ये मुद्रास्फीति उत्पन्न होने की 4 हानियां थी। उसके बाद है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के उपाय बताइए। अब जो मुद्रास्फीति होती है यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन यानी मूल्य गिर जाता है, उसको नियंत्रण कैसे किया जाए। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के प्रमुख उपाय है। पहला है, केंद्रीय बैंक मौद्रिक उपायों के द्वारा अर्थव्यवस्था में विभिन्न उपकरणों से मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। दूसरा है, सरकार राजकोषीय नीति द्वारा करों में वृद्धि करके सार्वजनिक व्यय में कमी करके व सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि व उनके मुद्रास्फीति को नियंत्रण करती है। तीसरा है, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उचित मूल्य पर वस्तुओं को उपलब्ध करवाती है तो मुद्रास्फीति घट जाती है। सरकार मांग अधिक वाली वस्तुओं को आयात करे जिससे कि मुद्रास्फीति कम हो जाती है। कृषि एवं उद्योग में निवेश बढ़ाते हुए समग्र में वृद्धि करते की से ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। तो मुद्रास्फीति को कम करने के उपाय है, केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की साख को नियंत्रित करना, राजकोषीय व्यय को कम करना, सार्वजनिक व्यय को कम करना और जिस वस्तु की मांग अधिक होती है उसकी
वस्तु को अधिक मंगाना या उसका अधिक आयात करना, तथा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उस पर उचित मूल्य की में वस्तुओं को उपलब्ध करवाना, ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले कारक है। अब आता है अगला प्रश्न है, निरपेक्ष गरीबी से आप क्या समझते हो? तो एक तो सापेक्ष होता है और एक निरपेक्ष होता है। तो निरपेक्ष गरीबी में जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं का एक मानक स्तर तय किया जाता है कि जो न्यूनतम आवश्यकताओं के मानक स्तर को नहीं प्राप्त कर पाते हैं वह निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में आते हैं, जिसे में व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूरा नहीं कर पाता है, वो निरपेक्ष गरीबी कहलाता है। और एक आता है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी का मतलब ये होता है कि दूसरे व्यक्ति की तुलना में या दूसरे परिवार की तुलना के अंदर उसकी तुलना करना कि उनके पास में उसके अनुपात में उसके पास में है, वो सापेक्ष गरीबी कहलाता है। और निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि जो अपनी न्यूनतम आवश्यकता होती है, भोजन, कपड़ा और मकान, उनको भी पूरा नहीं कर पाना निरपेक्ष गरीबी कहलाता है। अब है भारत में गरीबी निवारण हेतु अपनाए गए कोई 4 उपाय बताइए। भारत में मजदूरी, रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु अनेक कार्यक्रम एवं योजना चलाई गई है, पहला बात। दूसरा है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की पहचान कर उन्हें आवश्यक वस्तु उचित दर पर या मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही है। तीसरा है स्वरोजगार के बढ़ाने हेतु देश में कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। और चौथा है महिला एवं पिछड़े वर्गों के उत्पादन हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही है। तो ये गरीबी निवारण की 4 प्रमुख योजनाएं। अब है समान रिकॉल अवधि एवं मिश्रित रिकॉल अवधि क्या होती है? समान रिकॉल अवधि में 30 दिनों की अवधि के लिए उपभोग व्यय के समंक एकत्रित किए जाते हैं। मिश्रित अवधि रिकॉल अवधि में खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तु पर उपभोग व्यय के समंक एकत्रित करने के लिए 2 अलग अलग संदर्भ अवधि 30 दिन और 365 दिन का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता प्रारंभ की है। ये एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विभिन्न लक्षित वर्गों को केंद्रीय बैंक तथा सामान्य बैंकिंग अवधारणा के संबंध में सूचना प्रदान करना होता है। मुद्रा के कोई 2 प्रमुख कार्य लिखिए। विनिमय का माध्यम। विनिमय का मतलब होता है किसी भी वस्तु को खरीदना और बेचना। तो पहला काम है विनिमय का माध्यम होता है मुद्रा के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं अथवा सेवाओं का विनिमय अत्यंत सरलता से किया जाता है, यानी कि कोई भी वस्तु और सेवा को बेचा या खरीदा जा सकता है। दूसरा है मूल्य का मापन होता है, यानी कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य है उसको मापा जा सकता है कि इसका इतना मूल्य है, तो वो मूल्य मुद्रा द्वारा मापा जाता है। मुद्रा के द्वारा अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य आसानी से किया जा सकता है। अंत मुद्रा मूल्य के मापने का कार्य करती है। उसके बाद में आता है वित्तीय मध्यस्थ किस प्रकार एक सेतु का कार्य करते हैं। वित्तीय मध्यस्थ बाजार में जमाकर्ता तथा उधार लेने वालों के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। ये संस्थान उन व्यक्तियों से धन प्राप्त करते हैं जो अपनी आय से कम खर्च करते हैं, अर्थात बचत करते हैं, तथा उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को साख उपलब्ध करवाते हैं जिन्हें उत्पादन और उपभोग हेतु धन की आवश्यकता होती है। पत्र मुद्रा के कोई 3 लाभ बताइए। जो पत्र मुद्रा का उत्पादन करने में लागत बहुत कम आती है, अंत ये मितव्ययी प्रणाली मानी जाती है। दूसरा है अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पत्र मुद्रा की पूर्ति को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है पत्र मुद्रा का हस्तांतरण अत्यधिक सुविधाजनक तरीके से किया जा सकता है। चिट फंड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वह कंपनी जो चिट योजना का प्रबंधन, संचालन और निर्देशन करती है चिट फंड कंपनी कहलाती है। भारत में बचत प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने तथा ऋण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से चिट फंड कंपनियों की विशिष्ट भूमिका है। ये भारत में चलन वाली शेष बचत व ऋण योजना कहलाती है। अब यहाँ पर एक जो बैंक में खाते होते हैं उसमें एक तो बचत खाता होता है और एक चालू खाता होता है। इसके मध्य क्या अंतर है वो बताया गया है।
तो बचत खाता में जमा कराई गई राशि पर ब्याज मिलता है, जबकि चालू खाता में जमा कराई गई राशि पर ब्याज नहीं मिलता है। दूसरा है, बचत खाते से राशि निकालने पर कुछ प्रतिबंध होते हैं, जबकि चालू खाते से राशि निकालने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। अगला है, मुद्रा विनिमय के कार्य को सरल बनाती है, स्पष्ट कीजिए। जो मुद्रा होती है विनिमय, यानी कि आप ये सोचिए कि पहले जो प्राचीन समय में धन के बदले धन से या वस्तु के बदले वस्तु से विनिमय किया जाता था, आज ऐसी नहीं है। आज मुद्रा के बदले में वस्तु प्राप्त होती है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग के अभाव की सबसे बड़ी समस्या थी। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली इस समस्या का समाधान हो गया। मुद्रा के माध्यम से व्यक्ति अपने पास उपलब्ध वस्तु या सेवाओं को पहले मुद्रा में परिवर्तन कर लेता है तथा इसी मुद्रा से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सेवा बाजार से आसानी से क्रय कर सकता है। देखो, सरल भाषा में मुद्रा विनिमय वो होता है कि हम अपने पास में, मान लीजिए हमें पेन लेनी है, अब पेन लेनी है तो उसका कीमत 10 रुपये है। अगर हमारे पास 10 रुपये का नोट है तो हम 10 रुपये देकर उनसे पेन ले सकते हैं, तो ये तो सरल हो गया। जब हमारे पास में पैसे नहीं है और मान लीजिए हमारे पास में कोई वस्तु या कोई धान है, जैसे मान लीजिए बाजरी है, अगर बाजरी हमारे पास में है, अब हमारे पास में पैसे नहीं है, तो हम उस दुकानदार को जिसके पास में पेन होती उसको सीधा बाजरी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो लेगा नहीं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे दुकानदार के पास में जाते हैं जो बाजरी या बाजरा खरीदता है, हम उनको बाजरा बेचते हैं, फिर उसके बदले में हमें पैसा प्राप्त होता है और उसी पैसे से हमें वस्तु खरीदते हैं या पेन खरीद सकते हैं। तो इससे सरल है वो, मुद्रा से विनिमय का कार्य सरल बन जाता है। उसके बाद में अगला है, देसी बैंकरों के कोई 4 कार्य बताइए जो देसी बैंकर जनता से उनकी बचत जमा के रूप में स्वीकार करते हैं। पहला कार्य है। दूसरा है, देसी बैंकर अपने ग्राहकों को संपत्ति गिरवी रखकर ऋण उपलब्ध करवाते हैं तथा साख अच्छी होने पर बिना गिरवी भी ऋण दे देते हैं। ये बैंकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोषों का स्थानांतरण करते हैं। और चौथा है, देसी बैंकर बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना व्यवसाय भी चलाते हैं। अब है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा यूनानी शासक सेल्यूकस के बीच में हुए युद्ध का वर्णन दीजिए। इन दोनों के बीच संधि होने पर कौन सी शर्तें लागू हुई थी? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने एक संधि करनी पड़ी थी जिसकी प्रमुख शर्तें निम्नानुसार हैं। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हीरात और बलूचिस्तान के प्रदेश से चंद्रगुप्त को दे दिए थे। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज नामक एक दूत भेजा था। तो ये उसकी संधियों की 3 शर्तें थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विद्यमान गणराज्यों की शासन प्रणालियों का वर्णन कीजिए। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से में विद्यमान गणराज्यों की राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथ में थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संस्थागार सभा के प्रमुख के रूप में शासन का प्रबंध करते थे। संस्थागार गणराज्यों की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती थी। राज्य की नीति के मौलिक नियमों का निर्धारण इसी सभा यानी संस्थागार से होता था। विवादग्रस्त विषयों पर मतदान कराया जाता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संस्थागार के अलावा प्रांतीय संस्थागार भी होते थे। अब है बिंदुसार। बिंदुसार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। यूनानी लेखक उन्हें अमित्रोचेटक कहते। अमित्रोचेटक किसे कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है। उसने सुदूर पूर्वी दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था।
उनके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिनका दमन करने के लिए पहले अशोक को और बाद में सुमित को भेजा था। उसके दरबार में डाइमेक्स नामक यूनानी राजदूत भेजा गया था। इसके अतिरिक्त मिस्र के शासक डियानिलियस नामक मिस्री राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। पुष्यमित्र शुंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त का वध करके पुष्यमित्र शुंग है वो गद्दी पर बैठा था और पुष्यमित्र ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। उनके अनेक विजय प्राप्त की थी और अपने राजकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उनका पुरोहित था। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को पुनरुद्धारित किया था। कलिंग युद्ध के क्या परिणाम थे? कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.25 लाख बंदी बनाए गए थे। इस व्यापक नरसंहार से अशोक को प्रबल आघात हुआ। अंत उसने युद्ध की नीति का परित्याग कर दिया। अब उसने युद्ध घोषणा के स्थान पर धर्म या धम्म घोषणा की नीति को अपनाया था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने अपने संपूर्ण शक्ति है वो जन कल्याण में लगा दी थी। तो ये कलिंग युद्ध के परिणाम थे। अशोक ने धम्म की क्रियान्वती के लिए क्या उपाय किए थे? अशोक ने धम्म यात्रा की, जिसे बौद्ध स्थानों की यात्रा एवं ब्राह्मणों, श्रमकों व वृद्धों को स्वर्ण दान दिया था। अशोक ने राज्य के अधिकारियों, प्रदेशकों, रजुकों और युक्तों के प्रति 5 वर्ष धर्म प्रचार हेतु राज्य का भ्रमण करने का, प्रादेशिक रजुक तथा युक्तकों को प्रति 5 वर्ष धर्म प्रचार करने हेतु राज्य का भ्रमण करने का आदेश दिया था। अशोक ने धर्म के प्रसार के लिए धर्म महापात्र नियुक्त किए थे। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को बोधि वृक्ष का एक भाग देकर श्रीलंका भेजकर वहां बौद्ध धर्म का पदार्पण करवाया था। हर्षवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। हर्ष का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। हर्ष की सैनिक शिक्षा में विशेष रुचि थी। यह शास्त्र चलाने में दक्ष था। हर्ष का साम्राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत तक, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट और पूर्व में गजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत था। कनौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष राज्य एवं प्रशासन की जानकारी लेने के लिए राज्य में भ्रमण करता था। हर्ष ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। हर्ष सूर्य की उपासना करता था। बाद में हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म की महायान शाखा की ओर हो गया था। वह प्रति 5 वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव का आयोजन कर जनता को दान दिया करता था। हर्ष ने भारत में राजनीति एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। हर्ष स्वयं एक अच्छा साहित्यकार एवं विद्वान का आश्रयदाता था। अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी हर्ष ने न केवल अपने पैतृक राज्य की रक्षा की, बल्कि उसने एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तन कर दिया। चोल कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि चोलों की जो कला है, चोल कला, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया है। तो पल्लवों की स्थापत्य कला थी, उसको आगे बढ़ाने का कार्य चोलों ने किया है। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं थी। वर्गाकार विमानन मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभ से युक्त वहद सदन, सजावट के लिए पारंपरिक चाली ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों आदि का होना। राज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। दक्षिणी भारत में नहरों
की प्रणाली चोलों की देन मानी जाती है। चोल मंदिर में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट है।